हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। इसके पहले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं रेयर स्पीसीज़, एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ और इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बीच में जो भी डिफरेंस है वो मैं डिस्कस करूँगी। तो करते हैं। जो रेयर स्पीसीज़ होते हैं उनके बहुत ज़्यादा नंबर नहीं होते, मतलब वो बहुत कम नंबर में हैं और वो किसी भी समय ख़त्म हो सकते हैं। ये रेयर स्पीसीज़ होते हैं, ठीक है। और एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ होते हैं कि मतलब कोई भी लिविंग मेंबर्स बचे ही नहीं हैं, वो फाइनल स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ होते हैं। और इंडेंजर्ड स्पीसीज़ होते हैं कि जो एक्सटिंक्शन, मतलब जिनका एक्सटिंक्ट बहुत ज़्यादा रिस्क है कि वो ख़त्म हो सकते हैं और उनको हेल्प की ज़रूरत, मतलब जैसे कोई ख़त्म होने वाला है और आपको पता है कि हाँ ये ख़त्म होने वाला है, तो आप उसको अर्जेंट हेल्प करेंगे। तो ऐसे स्पीसीज़ जो होते हैं वो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ होते हैं। मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज़, मतलब तीनों में जो डिफरेंस है वो है सर्वाइवल का, कैसे कितना सर्वाइवल है। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो होते हैं उनको भी अभी बचाया जा सकता है, क्योंकि उनको हमें पता है कि अभी उनको ख़त्म हो रहे हैं, तो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। और एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ होते हैं कि मतलब जो एकदम ही ख़त्म हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एकदम करीब हैं फाइनल स्टेज पे। तो ये उन तीनों के बीच का डिफरेंस था। ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 33 से। ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 है, द मेलघाट टाइगर रिजर्व इज़ एसोसिएटेड विथ। तो कहाँ से एसोसिएटेड है, कहाँ पे है मेलघाट टाइगर रिजर्व? ये हमने पढ़ा है शायद इसके पहले क्वेश्चन में। महाराष्ट्र में है। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में स्थित है। कहाँ पे है, पहला याद करते हैं। मेलघाट टाइगर कहाँ पे है? महाराष्ट्र। हाँ, हमने पढ़ा है इसके पहले ना कि महाराष्ट्र में सब मिल जाते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे मेलघाट है। और कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये अमरावती ज़िले में है। यह टाइगर रिजर्व मध्य भारत में सतपुड़ा हिल रेंज की दक्षिणी शाखा पर स्थित है। तो ये एडिशनल नॉलेज है कि ये जो टाइगर रिजर्व है कहाँ पे है? जो सतपुड़ा हिल रेंज है उसकी दक्षिणी शाखा पर स्थित है, जिसे गविलगढ़ हिल कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? गविलगढ़ हिल कहा जाता है। 1974 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 टू 1974 में अधिसूचित पहले 9 बाघ अभयारण्यों में से एक है। तो हमको की पॉइंट्स याद करना है कि मेलघाट टाइगर रिजर्व है, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये अमरावती ज़िले में है। और ये इंडिया के कहाँ पे है? सतपुड़ा हिल रेंज में है, दक्षिणी शाखा पर, साउथ जोन पे है। और इसको और क्या कहा जाता है? इसको गविलगढ़ हिल कहा जाता है। और इसको बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। कहाँ, कब किया गया था ये याद होना चाहिए, 1974 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, हिमालयन ब्राउन बियर विथ एशियाटिक बुफेलो डेजर्ट फॉक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो, डेजर्ट फॉक्स किसके एग्जाम्पल हैं? ये हैं रेयर स्पीसीज़। ठीक, अभी हमने बात किया ना रेयर स्पीसीज़ किसे कहते हैं, बताइए। ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि रेयर स्पीसीज़ किसे कहते हैं। रेयर स्पीसीज़ हैव लो नंबर्स, एक बार बता दे रहे हैं, हैव लो नंबर्स बट आर नॉट इमीडिएटली थ्रेटेंड। ठीक है, मतलब इनको अभी मॉनिटरिंग की नीड है, इनको बचाया जा सकता है। और जिसको बचाया नहीं जा सकता कौन से है? जो हमेशा के लिए चले जाते हैं, गॉन फॉर एवर, वो कौन से हैं? वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ हैं। और एंडेंजर्ड स्पीसीज़ भी क्या है कि एक्सटिंक्शन है उनका, दे आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन एंड नीड अर्जेंट हेल्प, दे कैन स्टिल बी सेव्ड। तो ये है हमारा इंडेंजर्ड स्पीसीज़। तो हमें एग्जांपल रेयर स्पीसीज़ का याद हो गया ना कि कौन कौन से है? हिमालयन ब्राउन बियर है, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो है, डेजर्ट फॉक्स है। याद करते हैं, हिमालयन ब्राउन बियर है, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो है और डेजर्ट फॉक्स है। लोमड़ी है, भैंस है और भालू है। भालू, लोमड़ी, भैंस, भालू, लोमड़ी, भैंस। ठीक, आई होप याद हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज कंसीडर्ड एज एटमॉस्फेरिक
पॉल्यूटेंट। हमने बात की थी ना कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं, एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं। हमने उसमें एग्जांपल भी याद किया था। तो इसमें पूछा है कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट कौन से हैं, तो हो जाएगा सल्फ़र डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड, ये सब जो होते हैं ये एयर पॉल्यूटेंट होते हैं। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट वही। एंड ऑक्सीजन एंड आर्गन क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से वायु के भाग हैं। तो ठीक, आर्गन एंड ऑक्सीजन नेचुरल है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन विच स्टेट इज़ रक्षाबंधन सेलिब्रेटेड एज ट्री सेफ्टी डे। ये भी हमने किया है। कहाँ पे हम करते थे, हम कहाँ रहते हैं, बिहार में नहीं रहते हैं, लेकिन हम पढ़ाई कहाँ की कर रहे हैं, कौन से एग्ज़ाम की, बिहार की कर रहे हैं। तो रक्षाबंधन वहाँ पे ट्री सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी हमने किया है इसके पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नहीं है, कौन सा जीव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। बायोडिग्रेडेबल ये होते हैं कि जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, मतलब जो एक बार ख़राब होगा वो उसको बनाया जा सकता है। तो कौन कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक। तो इसमें क्या दिया है, जैसे हमारा जो पॉलीथीन होता है, क्यों कहा जाता है कि पॉलीथीन कम से कम यूज़ करो, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। उसको दोबारा बनाया नहीं, वो तो ख़त्म ही नहीं होता है। बनाने की तो बात अलग है, बना तो सकते हैं लेकिन वो ख़त्म ही नहीं होता है। कितना भी अभी लकड़ी हो ख़त्म हो जाएगा, जला दो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये जो होते हैं ये नहीं ख़त्म होते हैं और ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसीलिए सब बोला जाता है कि ये जो पॉलीथीन्स हैं ये सब नहीं यूज़ करना चाहिए बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत तरह की बीमारियां देते हैं। रेडिएशंस जैसे यूवी रेडिएशंस हमको फ़ायदा भी करती है, नुकसान भी करती है। तो 37 का हो जाएगा सी, एल्यूमिनियम फॉयल। जैव निम्नीकरण ऐसे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक कारकों जैसे पानी, ऑक्सीजन, वर्षा तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं। ठीक, ये मैंने बताया ना कि बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं वो आसानी से मतलब आसानी से उनको वो ख़त्म हो जाते हैं और उनको हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं। लकड़ी, रुई, कपास जैव निम्नीकरण पदार्थ है। एल्यूमिनियम पन्नी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। देखो ये वही एल्यूमिनियम फॉयल क्या है, यही है। हाँ, क्वेश्चन में पूछा था विच इज़ नॉट अ बायोडिग्रेडेबल, तो वुड होता है, कॉटन होता है, एल्यूमिनियम फॉयल नहीं होगा, तो यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 38 है, एन एनिमल दैट चीफली ईट्स मीट इज़ कॉल्ड। बताओ वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है। तो हमने पढ़ा है ओमनिवोर कौन से होते हैं, जो दोनों खाते हैं। हर्बीवोर कौन से हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर क्या होते हैं, जो सिर्फ मीट खाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीट हो जाएगा। 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जब समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समुद्र समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाह भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। ये तो याद ही करना पड़ेगा कौन से है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। इस जीवमंडल का क्षेत्र श्रीलंका से आगे बाहर के दक्षिण पूर्वी तट पर 1,50,00,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सॉरी, ये 10,50,000 है, हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में 21 द्वीपों के साथ नदमुखों, समुद्री शैवाल युक्त समुदाय, समुद्री घटक, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, खारे दलदल और मैंग्रोव वन शामिल हैं। खाड़ी के 3600 पौधों और जानवरों की प्रजातियों में विश्व स्तर पर लुप्त प्राय समुद्री गाय, डुगांग और 6 मैंग्रोव प्रजातियां
प्रायद्वीपीय भारत में स्थानिक हैं। तो इसका आंसर है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। 40 है गैंगटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये फोर्थ ऑप्शन तो एकदम सही है कि जो गैंगटिक डॉल्फिन है इसको भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। अब फोर्थ किस में है? फर्स्ट में भी है, बी में भी है, सी में भी है। तो ठीक है, हमारा फोर्थ सही है। यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। ये भी सही ही है लग रहा है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे, चलो 3 और 4 हमारा सही है। तो डी ठीक है, सारे सही हैं इसमें। तो हमको ये तो पता है कि इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है, ये भी हमको पता है। और ये भी पता है कि राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। तो 3, 4 सही है। तो 3, 4 3 बी में भी था, सी में भी था। और ये इसको IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय के जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो 1 भी सही है। और इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देते हैं। तो ये चारों ही सही है, ये हमें याद करना पड़ेगा कि इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है और ये इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है और इसको भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। ये एकदम सही है। और ये भी सही है कि गंगा नदी को डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेशनल एक्वेटिक एनिमल कहा गया है इसको। इंडेंजर्ड में, इंडेंजर्ड मतलब वही होता है कि लुप्त प्राय। इंडेंजर्ड क्या होता है कि एक्सटिंक्शन है इनका बहुत बड़े पैमाने पे और इनको बचाया जा सकता है अर्जेंट हेल्प दे के। अच्छा वो हमने ये डिफरेंसेस कर लिया। 41 क्वेश्चन है, सुर्खियां बटोरने वाली लिम्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो ये किससे है? महासागर से। लिम्बन घोषणा महासागरों के संरक्षण से संबंधित है। और इसका महासागर सम्मेलन नहीं, ये नहीं ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है। 150 से अधिक देश समुद्री आपातकाल से निपटने के लिए विज्ञान आधारित और नवीन कार्यों को बढ़ाने पर सहमत हुए। तो ये 2022 की बात है। आगे चलते हैं। 42 क्वेश्चन है, नंबर है 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? तो ये कहाँ छोड़े गए हैं? नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान में। क्या है? जो विशाल काय कछुए होते हैं, टॉर्टवाइज, जिसका साइंटिफिक नेम मनोरिया एमिस है। मनोरिया एमिस है। इसको कहाँ छोड़े गए हैं? राष्ट्रीय उद्यान में। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? नातांगकी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे? नातांगकी। और स्थानीय क्षेत्रों में आम लोग इसे इटंगी कहते हैं। किसे कहते हैं? इसी नातांगकी राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व भारत के नागालैंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसको इसे इटंकी कहते हैं। 1993 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस राज्य सरकार ने भारत के गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? गिद्ध संरक्षण के लिए कहाँ पे? तमिलनाडु में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा
शुष्क तारंभी अनुक्रमण में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है। कौन सा करता है? लाइकेन है। लाइकेन है। शुष्क प्रारंभिक अनुक्रमण में आगामी प्रजाति के रूप में लाइकेन प्रजाति कार्य करती है। लाइकेन एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया है ना। वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं। और किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है? एल्गी और फंजाई के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। गेहूं का खेत है, गन्ने का खेत है, धान का खेत है। तो ये हमको पता है कि धान का खेत। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है धान का खेत, क्योंकि धान का खेत मीथेन का मुख्य स्रोत है। इसके अतिरिक्त मीथेन तेल, कोयला और गैस के निष्कर्षण प्रसंस्करण की प्रक्रिया के दौरान तथा जीवाश्म ईंधन के दोहन के माध्यम से भी निकलता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, SO2 प्रदूषित सूचित होता है किससे? लाइकेन द्वारा प्रदूषण सूचित होता है। सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है। वायुमंडल में इसकी सांद्रता अधिक होने पर यह सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण करता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं, लेकिन लाइकेन SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं। वे SO2 की अधिक सांद्रता में मर जाते हैं, इसलिए वे इन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं जहाँ SO2 की सांद्रता अधिक होती है। वहाँ पे लाइकेन नहीं पाए जाते हैं जहाँ पे SO2 ज़्यादा मात्रा में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सलीम अली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन 1 भी नहीं होगा। यहाँ गोवा राज्य में स्थित है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा राज्य में स्थित है। यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। इस अभयारण्य का नाम भारतीय पक्षी विज्ञानी सलीम अली के नाम पर रखा गया है। तो कहाँ पे है? सलीम अली जी गोवा में रहते थे। मतलब याद करने के लिए कि सलीम अली कोई इंसान थे जो कि गोवा में रहते थे। तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है वो गोवा में है। और ये वो सलीम अली कौन थे? भारतीय पक्षी विज्ञानी थे। भारतीय पक्षी विज्ञानी थे। क्वेश्चन नंबर 52, IUCN मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ दुनिया का प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैड में स्थित है। इसके द्वारा पौधों और जानवरों के संरक्षण के संबंध में रेड लिस्ट भी जारी किया गया है। इसका इंग्लिश में यूनिफॉर्म है शायद, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आई थिंक यही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एक बार चेक कर लेंगे हम। इसके द्वारा पौधों और जानवरों के संरक्षण के संबंध में रेड लिस्ट को जारी किया गया है। 53 है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? आपको पता है 10% होती है। ठीक है, किसने कहा था? रेमंड लिडमैन ने दिया था इसको। एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने पे 10% की एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि यह एक परितंत्र में खाद्य श्रृंखला को इंगित करती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था। तो अभी हमने पढ़ा, किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था, रेमंड लिंडमैन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? जलोदविधि, मरोदविधि, लवणोदविधि, किस में पाए जाते हैं? एक से अधिक। तो वो हैं जलोदविधि और लवणोदविधि, दोनों में पाए जाते हैं। श्वसन मूल दोनों पादपों में पाए जाते हैं। ये पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की ज़मीन में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम या ना के बराबर होती है। इन पौधों की जड़ों के कुछ भाग ज़मीन से बाहर आते हैं। वे श्वसन में मदद करते हैं, उन्हीं को श्वसन मूल कहते हैं। तो श्वसन मूल किस में पाया जाता है? जलोदभिद और लवणोदभिद दोनों में पाया जाता है। 56 का आंसर है
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है। तो हमने पढ़ा था ये कौन सा प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं और कौन से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं। तो इसमें पैन भी दिया है, SO2 दिया है, ओजोन भी दिया है। तो इसमें भी एक से अधिक होगा क्योंकि हमने पैन पढ़ा था ना, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, और ओजोन नहीं होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं। ये जो दोनों होते हैं ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं। और प्राइमरी कौन कौन से होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर्स। तो सेकेंडरी कौन कौन से हो गए तुम्हारे, पैन हो गया और SO2 हो गया। आई थिंक ऑक्सीजन भी होता है ना, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, ओजोन। हाँ, ये दिया गया ना कि प्राथमिक प्रदूषकों की परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित प्रदूषकों को द्वितीय प्रदूषक के रूप में किया जाता है। तो कौन से होते हैं, ओजोन हो गया, पैन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गए। और यहाँ पे क्या हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड हो गए। दोनों एक में कैसे हो सकते हैं, प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी, ये मैं चेक करके बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 57, एक मिनट हम वो क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं ना, जिसमें ये डिस्कस किया गया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ये रहा वो क्वेश्चन, इसमें देखो दिया गया ना कि सेकेंडरी होते हैं, पैन होते हैं, प्रकाश, रासायनिक धुंध, स्मोक, ओजोन और अम्ल वर्षा। SO2 नहीं होता है, SO2 इसी में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO, HFY, हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें अम्ल वर्षा दिया गया ना, तो हाँ, तो इसका मतलब सेकेंडरी में ही सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, क्योंकि अम्ल वर्षा का पार्ट होता है ना, किससे, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलके बनता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 है पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था ओडम के द्वारा। पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल ओडम द्वारा दिया गया था। लिंडमैन ने ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम प्रतिपादित किया था, बताया था। ओडम ने वाई शेप का ऊर्जा प्रवाह मॉडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था। तो इसमें भी एक से अधिक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, और टिहरी बांध आंदोलन और चिपको आंदोलन भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय योजनाओं के विरुद्ध प्रारंभ किए गए थे। तो तीनों ही किए गए थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन और चिपको आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन और चिपको आंदोलन भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था। ये जो आंदोलन थे, गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सबसे बड़े बांधों में से एक है, ये पता है। गुजरात में जो है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सबसे बड़े बांधों में से एक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1985 में मेधा पाटेकर और बाबा आमटे ने की थी। और हीराकुंड डैम कौन सी नदी पे है, महानदी नदी पे है, महानदी हीराकुंड डैम। और कहाँ पे है ये, उड़ीसा में है। और एक याद हो गया कि सरदार सरोवर बांध जो है डैम है वो गुजरात में नर्मदा नदी पर है, जो कि सबसे बड़े बांधों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 59 मेथमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। तो ये नाइट्रेट के कारण होते हैं। को क्या नाम है इसका, मेथमोग्लोबिनेमिया। मेथ है, देखो मेथेमोग्लोबिनेमिया, ठीक है, थोड़ा सा टफ है। मेथमोग्लोबिनेमिया, ठीक है। तो ये किससे होता है, नाइट्रेट से होते हैं। बाकी हमको पता ना, इटाई किससे होते हैं, कैडमियम से होते हैं। और मरकरी से क्या होता है, मिनीमाता डिजीज़ होता है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं एग्जाम्स में। एक ये मेथमोग्लोबिनेमिया, इटाई और मिनीमाता डिजीज़ किससे होता है और नाम क्या है, ये हमें याद होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 60 है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, कैसा होता है? हमेशा याद होना चाहिए कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। 60, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? तो इसमें तो हैं, जंतु भी होते हैं, पादप भी होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि जैविक घटक और अजैविक घटक बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर, तो ये सब हरे पौधे, जंतु, उपभोक्ता व अपघटक शामिल होते हैं। जबकि अजैविक घटकों में वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा इत्यादि होते हैं। तो इसमें पूछा था कौन से घटक हैं, तो सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 62 है, तो उसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो मीथेन उत्पन्न होती है। लैंडफिल के मीथेन गैस से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। किससे? लैंडफिल से। कौन सी गैस? मीथेन गैस। अपशिष्ट पदार्थों को दफनाने के लिए बनाए गए गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए एक विस्तारित भंडारण क्षेत्र है, जिसमें प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया द्वारा गैस उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड लैंडफिल गैसें हैं। कौन कौन सी गैसें होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन सल्फाइड है। चार दिए गए, हमें चार याद होने चाहिए। तो इन्होंने मीथेन कहा था तो मीथेन डाल देंगे। बाकी कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, मीथेन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड किसमें? लैंडफिल में। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो पादप प्लांट हो गए, डियर हो गए, शेर हो गए। यह श्रृंखला जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो प्लास्टिक तो विघटित मतलब डिकम्पोज्ड होती नहीं है। तो पर्यावरण में प्लास्टिक जीवाणु, मृत्युंजयी और परजीवी क्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होता है, इसीलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। प्लास्टिक के अपघटित होने से में अनेक वर्ष लगता है। इसके रसायन आसपास के परिवेश में घुलने लगते हैं तथा समय के साथ साथ छोटे छोटे घटकों में टूट जाते हैं तथा हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। 65 है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल हैं। जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, सौर सेल हो गया, पवन चक्कियाँ हो गई, नाभिकीय ऊर्जा, तो एक से अधिक हो गया होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, तो ये नहीं करते हैं। सौर हो गया, पवन हो गया, भूतापीय, बायोमास, जैव अपशिष्ट तथा जल विद्युत शामिल हैं। अक्षय ऊर्जा के स्रोत कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। अक्षय ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से नवीकरण संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। क्या जाता है? आहार जाल कहा जाता है। आहार जाल कहा जाता है। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को आहार जाल कहा जाता है। हरे पौधे क्वेश्चन नंबर 67 है और क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 67 है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना % ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ओनली 1%। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि ऑप्शन सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? ये तो सबको पता होना चाहिए कि सुंदरलाल बहुगुणा थे। ऑप्शन नंबर सी। क्या चिपको आंदोलन पर्यावरण एवं वन संरक्षण से संबंधित आंदोलन था? इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में गौरा देवी ने किया था, लेकिन आगे इसे सुंदरलाल बहुगुणा ने मजबूती प्रदान की। तो अगर किसने शुरुआत की थी तो बोलेंगे गौरा देवी ने, लेकिन किसने मजबूती प्रदान की थी तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत आदि इससे जुड़े अन्य व्यक्ति थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद होना चाहिए कि किसने मजबूत किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। और शुरुआत किसने किया था और कब किया था? 1973 में गौरा देवी ने किया था चिपको आंदोलन की शुरुआत। 69 है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। कौन से होते हैं? स्वपोषी होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं।
और आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर बनाते हैं। उत्पादक हरे पौधे एवं सपोषी प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा, द्वितीय स्तर पर मांसाहारी तथा द्वितीय उपभोक्ता मेढक तथा तृतीय स्तर पर शामिल होते हैं। इसमें पूछा है जंगल, क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए, अगर ये सोचेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर बी है ये तो सही है, पादप है, प्लांट है, प्लांट को मेढक खाते हैं, मेढक को सांप खाता है, ये भी सही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जंगल में आहार श्रृंखला, ये को हमें नोटिस करना है, जंगल का आहार श्रृंखला पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा। कहाँ थे हम? क्वेश्चन नंबर 69 कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो ये कौन से होते हैं? स्वपोषी भी होते हैं, जो जंतु भी होते हैं। तो स्वपोषी जीव, पौधे, शैवाल एवं जो फंजाई होते हैं, एल्गी होते हैं, ये सब क्या करते हैं? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट का यूज़ करते हैं और अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, सोप्स एंड डिटर्जेंट आर द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स लाइक ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट्स, सल्फोनेट, हाइड्रोकार्बन्स। तो इसका भी एग्जाम्पल तीसरा भी सही है, ग्लिसरे मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव। क्वेश्चन आंसर डी है, ऑप्शन नंबर डी। तो ग्लिसरॉल हो गया, पॉलीफॉस्फेट्स हो गया, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, ये सभी साबुन और डिटर्जेंट में प्रदूषक होते हैं। गौरतलब है कि साबुन बनाने के लिए आवश्यक वसा और तेल पौधों और जानवरों से निकाले जाते हैं और इसे ट्राइग्लिसराइड बनाने के लिए वसा के प्रति अणु में 3 फैटी एसिड अणु मिलाए जाते हैं। इस प्रकार संदर्भित प्रश्न में से एक से अधिक विकल्प सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? फॉस्फोरस भी है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन चक्र में डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इन्होंने पूछा कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो वो ऑप्शन हो जाएगा फॉस्फोरस, क्योंकि फॉस्फोरस चक्र लंबी व छोटे अवधि के होते हैं। यह कोशिका विकास में एक आवश्यक तत्व है। गैसीय चक्र में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे गैसें शामिल होती हैं। फॉस्फोरस अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र है। इसके अनुसार फॉस्फोरस की गति स्थल मंडल, जल मंडल और जैव मंडल में होती है तथा इसमें प्रमुख भंडारण क्षेत्र स्थल मंडल है। तो यहाँ ये टॉपिक ख़त्म होता है। आप इसको एक बार और रिवाइज़ कर लेना तो ये क्लियर हो जाएगा। तो फिर अगली स्लाइड में अगले टॉपिक हमारा क्या होगा, इसके आगे ही करते हैं, हम पॉलिटिक्स ही करते हैं, पॉलिटी ही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धीरे धीरे हम करेंगे, हो जाएगा हमारा। जितने भी इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, आए हैं, हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।